बता देंगे। अभी तक उन्होंने बताया नहीं है, लेकिन यह कि मुझे बताएंगे तो फिर मैं आपको आगे पास ऑन कर दूंगा। सर मैंने वो चैट में तस्वीर भेजी सर, आप काइंडली वो देख लें। यार पढ़ना भी है आगे। और इस तरह सर बनाया आपने था सर मैंने। क्विज के मार्क्स अपलोड कर दिए? नहीं, अभी नहीं अपलोड किए, अपलोड करने हैं तो उनके बारे में। खैर अभी इसके क्विज वगैरह के बारे में सारे एंड में बात करते हैं यार, अभी फिर लेट हो जाएगी, कोई फायदा नहीं होगा। दनियाल में हाँ सही है, लेकिन ये है कि मैं आपको दूसरी तरह बता दूंगा। सही है, वो कैसे करना है। ठीक है सर। अच्छा चलें, पहले आज की लैब के लिए चलते हैं। और अच्छा, आज की लैब में सबसे पहले हमारी पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं, हमने उसको सॉल्व करनी है। पैरामीट्रिक इक्वेशंस पता है किसी को क्या होती हैं? हाँ जी, किसी को नहीं पता। तो पैरामीट्रिक इक्वेशंस ये है कि हमारे पास ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें डिफरेंट वेरिएबल्स यूज होते हैं। हम उन वेरिएबल्स की जगह एक और वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाते हैं और उसी को लेकर आगे चलते हैं, उसको पैरामीट्रिक इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ये मैंने खोली है सर्कल की। ठीक है, सर्कल की पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब यहाँ पर जो हमारे वेरिएबल है वो है एक्स और वाई। हम एक्स और वाई की वैल्यूज पुट करते हैं तो हमारे पास ये सर्कल पूरा ग्राफ में ड्रॉ हो जाता है। अच्छा, अब पैरामीट्रिक इक्वेशन में कैसे लिखते हैं हम? एक्स को लिखते हैं आर कॉस थीटा, आपने शायद कैलकुलस वगैरह में पढ़ा हो। और वाई को लिखते हैं आर साइन थीटा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम एक्स और वाई की जगह एक नए वेरिएबल लेके आ गए जिसको हम थीटा के साथ रिप्लेस कर रहे हैं। तो अब यही वैल्यूज हम एक्स और वाई की जगह पुट करेंगे, फिर इनका अगेन अगर मतलब इनका स्क्वायर आ रहा है तो एक्स कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, वो वन हो जाएगा, आर स्क्वायर आपस में इक्वल आ जाएंगे। इसका मतलब ये है कि हमने एक इक्वेशन के वेरिएबल्स को किसी दूसरे वेरिएबल के साथ रिप्लेस कर दिया, इसको पैरामीट्रिक इक्वेशन कहते हैं। तो उसके हम यानी फिर थीटा की डिफरेंट वैल्यूज लेते रहते हैं और हमारे पास पॉइंट्स आते हैं एट द एंड, वही एक अगेन सर्कल बन जाता है। ठीक है, ये चीज़ है यहाँ पे। आप देखो ना ये। अच्छा, पैरामीट्रिक का क्या कह रहा है कि इन द इक्वेशन एंगल थीटा जो है इज कॉल्ड पैरामीटर, यानी ये कुछ भी पैरामीटर हमारे पास होता है। अच्छा, फिर इन सिस्टम दैट इक्वेशन दैट कैन टेक अप एनी वैल्यू, यानी थीटा की हम कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास डिफरेंट आगे पॉइंट्स अपीयर होते रहते हैं। ठीक है, और इसमें जो पुट कर रहा है वो साइन थीटा वाई ओवर आर, यानी वही सम पीपल हैव कि वो उस फॉर्मूले से कर रहा है परपेंडिकुलर और बेस वगैरह या हाइपोटेन्यूज के थ्रू वही सॉल्व करके आखिर में पुट कर रहा है। तो आपके पास इक्वेशन देखो अगेन सर्कल की आ रही है जो कि हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर की आ रही थी। ये तो वैसे एक जनरल सी बात थी। पैरामीट्रिक मॉडलिंग आपने नाम भी अगर सुना हो, क्रियो पैरामीट्रिक ही बोलते हैं। तो इसमें बोलने का पर्पस बेसिकली ये है कि आप एक चीज़ को चेंज करते हो तो क्रियो आपके लिए उसी डायमेंशन को उसी वक्त चेंज कर लेता है, यानी दोबारा जाके आपको जनरेट नहीं करवाना पड़ता उसको, या फिर दोबारा ड्रॉ नहीं करना पड़ता सेम डिफरेंट डायमेंशन के लिए। तो आप सिंपली डायमेंशन चेंज करते हो तो साथ साथ पार्ट जो है आपका स्केचिंग या पार्ट है वो आपका चेंज होता रहता है। पैरामीट्रिक मॉडलिंग क्या चीज़ होती है? उसमें ये होता है कि आप कोई भी डायमेंशन चेंज करते हो आपकी शेप उसी के अकॉर्डिंग चेंज होती है, इसीलिए हम क्रियो को पैरामीट्रिक यानी क्रियो पैरामीट्रिक के टर्म्स में लेते हैं। सही है। अच्छा, पैरामीट्रिक इक्वेशन हमने मतलब अभी आपको बता दी, कैलकुलस वगैरह में सर्कल के केस इन सब में पढ़ ली। हमारा जो इस केस में यानी उसका क्या फ़ायदा, ये क्रियो में हम क्यों यूज़ करते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन? कोई एक बता दे अगर कोई आइडिया हो किसी को। सर दोबारा पूछें। पैरामीट्रिक इक्वेशन हम क्रियो में क्यों यूज़ कर रहे हैं? नहीं आइडिया। अच्छा देखो, क्रियो पैरामीट्रिक में होता ये है कि जब हम इक्वेशंस यहाँ पर कोई पुट करते हैं हमारे पास डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं और डिफरेंट रिलेशंस होते हैं, हम उनको आपस में लिंक करते हैं तो हम एक चीज़ को चेंज करते हैं दूसरी खुद ब खुद चेंज होती है। मिसाल के तौर पर अगर हम सिमुलेशन की तरफ जाते हैं, सिमुलेशन लाजमी नहीं आपकी किसी एक ही पॉइंट पर हो। अगर आपने कोई ऐसी ड्राइंग ड्रॉ की है कि जिसमें आपने डिफरेंट लोड्स देने हैं, मिसाल के तौर पर फोर्स की वैल्यू आपने चेंज करनी है, 10 न्यूटन देनी है, फिर उसके बाद 100 न्यूटन फिर 1000 न्यूटन, तो इसका मतलब है 3 डिफरेंट पॉइंट्स पर आपने
सिमुलेशन में देखना है कि आपकी जो भी ज्योमेट्री है या मॉडल है उसके ऊपर क्या मतलब सिमुलेशन कैसी हो रही है उसके ऊपर। तो अब क्या 10 के लिए आप अलहदा से देखोगे, 100 के लिए अलहदा, 1000 के लिए अलहदा, तो बजाय इसके कि आप हर एक के लिए सेपरेट ड्रॉ करो और फिर उसको करो, आप क्या करते हो कि सिंपली उनको लिंक करके आप एफ की वैल्यू चेंज करते रहते हो और जो क्रियो है वो आपकी सिमुलेशन साथ साथ चेंज करता रहता है। ठीक है, तो इसमें अब ये होता है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल यंग मॉडुलस हो गया, हमें पता है कि वो स्ट्रेस और स्ट्रेन है, तो आप स्ट्रेस और स्ट्रेन की वैल्यूज मतलब डिफरेंट चेंज करते रहते हो। यंग मॉडुलस अगर आपने देखना है मिसाल के तौर पर आपने अपने ज्योमेट्री के ऊपर, तो वो आपका चेंज उसी से अकॉर्डिंग होता रहता है। अच्छा, अब यहाँ से अगर मैं नया पार्ट ओपन करता हूँ, टूल्स में यहाँ पर आपके डिफरेंट पैरामीटर्स, ठीक है, मैं टूल्स में मैं गया और यहाँ पर मेरे पास पैरामीटर्स के ऑप्शन, यहाँ पर पैरामीटर्स में मैं डिफरेंट पैरामीटर्स ऐड कर सकता हूँ। कुछ जो क्रियो ने हैं वो प्री डिफाइन किए हैं, आपने इनको नहीं छेड़ना, इनको इसी तरह ही रहने देना है। सही है ना, किसी को चेक करना है ना अनचेक करना है, सबको वैसे ही रहने देना है। यहाँ से आपने अगर कोई पैरामीटर अपना ऐड करना है वो यहाँ से आप दोगे। अभी मैंने कहा मिसाल के तौर पर लोड चेंज करना है, तो लोड एक पैरामीटर आपने लोड दे दिया और उसका कोई ना कोई वैल्यू दे दी। ठीक है, आपने कोई और ऐड करना है, यहाँ से करके आपने लेट्स सपोज स्ट्रेस है, स्ट्रेस दे के उसको कुछ वैल्यू दे दी। ठीक है, तो आप इस तरह पैरामीटर्स ऐड कर सकते हैं। अच्छा, पैरामीटर्स करता क्या है, ये आपकी बेसिकली एक डायमेंशन की वैल्यू को चेंज करता है बेस्ड ऑन अनदर डायमेंशन। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपको हर डायमेंशन बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मिसाल के तौर पर अगर दो आपस में लिंक कर रहे हैं तो आप एक चेंज करते जा रहे हो तो दूसरी को बार बार चेंज नहीं करना पड़ता, आप सिंपली क्या करते हो दूसरी को पैरामीटर के जरिए इसके साथ लिंक कर देते हैं। सही है, असेंबली मोड में भी यही होता है कि मिसाल के तौर पर आपने एक सिलेंडर ड्रॉ किया हुआ है जिसका डायमीटर लेट्स सपोज 100 है, तो आपको आगे जाके उसका डायमीटर चेंज करना है, 100 से 150 करना है। और आपको ये भी पता है कि उस सिलेंडर के डायमीटर चेंज होने से जो बाई लेट्स सपोज अगर टीथ हैं तो वो भी चेंज होने चाहिए। तो आपने 100 से 150 किया, तो अगर तो आपने लिंक नहीं किया हो तो 150 डायमीटर करोगे तो टीथ उसके चुभ जाएंगे, तो आपको दोबारा टीथ ड्रॉ करने पड़ेंगे, तो यानी काम आपका बहुत लंबा हो जाएगा। तो उसके लिए आप क्या करते हो कि आपस में उनका कोई ना कोई रिलेट कर देते हो, कुछ लिंक उनके दरमियान कर लेते हो कि आप अगर डायमीटर चेंज करते रहो तो आपके जो टीथ हैं तो वो भी उसके अकॉर्डिंग ही चेंज होते रहे। ठीक है, अच्छा, जो क्रियो है वो आपकी दो तरह से मतलब इसमें डिफाइन करता है जो पैरामीट्रिक इक्वेशंस है। एक वो करता है पैरामीटर्स के जरिए और एक करता है वो रिलेशंस के जरिए। ठीक है, पैरामीटर्स और रिलेशन से दो तरीके हैं जिसके जरिए वो अपनी डायमेंशन वगैरह चेंज करता है, अपने मॉडल को मॉडिफाई करता है। पहला है आपका पैरामीटर्स का। अच्छा, पैरामीटर्स में आप यहाँ से आप कुछ मतलब चेंज करते हो तो इसका जो रिजल्टिंग पैरामीटर होता है या रिजल्टिंग वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है। जैसे मैंने यहाँ पर पुट की है 10, तो ये चेंज नहीं होगी। ठीक है, अनलेस कि मैं खुद चेंज ना करूँ। दूसरा तरीका है आपका रिलेशंस का। आप रिलेशंस में जाते हो, यहाँ पर आप कुछ भी वैल्यू लिख लेते हो, मिसाल के तौर पर a इज इक्वल टू b+2। तो अब यहाँ से मैंने इसको कोई रिलेशन दिया और यहाँ से जब तक मैं b की वैल्यू चेंज करता रहूँगा क्रियोस में 2 ऐड करके a की वैल्यू में पुट करता रहेगा। ठीक है, रिलेशंस में आप जो भी इक्वेशन लिखते हो ये याद रखना कि उसमें जो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं वो पहले डिफाइन करने होंगे आपको पैरामीटर्स में। जब तक आप पैरामीटर्स में उसको डिफाइन नहीं करोगे क्रियो उसको वेरीफाई नहीं करेगा। ठीक है, ये आगे जाके हम देख भी लेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो भी आप इक्वेशन यहाँ पर यूज कर रहे हो, मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने a इक्वल टू b+2 की है, तो यहाँ पर लेट्स सपोज अगर b की वैल्यू वेरिएबल है तो b में पहले जाके पैरामीटर्स में डिफाइन करूंगा, लेट्स सपोज b इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो वो क्रियो क्या करेगा, 10+2 करके a में सेव कर देगा। अब अब अगेन मैं पैरामीटर्स में जाऊंगा और अगर मुझे b की वैल्यू चेंज करने में 12 कर दूंगा, तो वो अब पहले 12 की बजाय क्या करेगा, 12+2 14 a में ऐड कर देगा। इसी तरह ये मतलब जो है क्रिया पहले मतलब इन चीज़ों को आगे मूव करवाता है। अच्छा, आज का जो हमारा टास्क, अच्छा हाँ, अगर तो आपने कभी ऐसा किया है कि आपके अगर रिलेशंस में आपने पहले इक्वेशन लिखी है और कुछ अगर आपने मतलब उसमें वेरिएबल है आपने प्री डिफाइन नहीं किया हुआ, उसको सही पैरामीटर में डिफाइन नहीं किया, वो आपको एरर दे देगा। और आपने हर मरतबा जब इक्वेशन लिखनी है, इक्वेशन यहाँ पर लिखेंगे लिखे ना, तो आपने एंड में यहाँ पर वेरीफाई का ऑप्शन है, यहाँ से वेरीफाई करोगे। जब तक क्रियो आपको वेरीफाई नहीं कहता कि हाँ आपकी सारी इक्वेशन ठीक हैं, सक्सेसफुली वेरीफाइड होगी हैं, उसके बाद आपने आगे मूव करना है। अदरवाइज जब तक आपने प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व नहीं करना आपने आगे मूव नहीं करना। ठीक है, तो क्रियो आपको साथ बता देता है। आज वैसे जो हमारी है मॉडलिंग है वो है क्रियो मतलब पैरामीट्रिक इक्वेशन बेस्ड स्प्लाइन की मॉडलिंग है।
ठीक है, तो हम स्प्लाइन ड्रॉ करेंगे लेकिन विद द हेल्प ऑफ पैरामीट्रिक इक्वेशन। ठीक है, स्प्लाइन पता है किसी को क्या होती है? सर ये कर्व्ड लाइंस, ये स्प्लाइन है, ये उसकी कमांड है। हाँ, लेकिन मैं रियल लाइफ की बात कर रहा हूँ, मतलब क्रियो से अदरवाइज। स्प्लाइन वो तो हमारे पास यानी स्केच में आती है ना, रियल लाइफ में स्प्लाइन कहाँ पर यूज होती है? किसी को भी आइडिया नहीं? सर गियर्स के अंदर होती है। हाँ एग्जैक्टली तो गियर्स की तरह की ही होती है, लेकिन मतलब काम गियर का और स्पाइन का ऑलमोस्ट सेम होते हैं। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ स्प्लाइन, स्प्लाइन शाफ्ट, तो कुछ इस किस्म की होती है। सही है, होते इसके ऊपर भी टीथ ही हैं। ये चीज़ होती है, आप देखो कि है शाफ्ट है एक, लेकिन उसके ऊपर टीथ बने हुए हैं। ठीक है, और ये चीज़ होगी। सेकंड मतलब जो दूसरी तरफ ये इंसर्ट उस चीज़ में होगी जिसके अंदर इंटरनल ग्रूव्स बने हुए होंगे, ये वहां पर जाके फिक्स हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी होती है स्प्लाइन शाफ्ट। इसके मतलब एक्सटर्नल में कुछ ना कुछ टीथ लाजमी होती हैं। तो अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या है? स्प्लाइन में और गियर में डिफरेंस क्या है? हाँ जी। सर ये बेसिकली फ्रिक्शन के लिए होती है ताकि शाफ्ट्स को जोड़ा जा सके। ठीक है, इसके अलावा और? अच्छा, होता क्या है कि स्प्लाइन का और गियर दोनों का पर्पस टॉर्क को ट्रांसमिट करना होता है। सही, लेकिन गियर जो है वो एट अ टाइम सिर्फ एक टीथ ही टॉर्क ट्रांसमिट करता है। अगर आप देखो ना, तो एक ही टीथ उसकी मशीन में होता है ना, तो मतलब पिनियन और गियर दोनों का एक एक टीथ आपस में मैश करेगा, और वही जो आपका गियर का टीथ है वही आपकी टॉर्क ट्रांसमिट करेगा। प्लान के केस में क्या होता है कि जैसे मैंने आपको दूसरी पिक्चर थी, ये वाली, ये वाली, यहाँ से आप देखो तो इसके सारे जितने भी टीथ बने हुए हैं ये इन ग्रूव्स में आके फिक्स्ड होंगे। और इसका मतलब ये है कि ये जितने आपके टीथ हैं वो एक ही वक्त में टॉर्क ट्रांसमिट करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ज़्यादा पावर ट्रांसमिट करने की सलाहियत रखता है एज कम्पेयर टू गियर, क्योंकि उसमें आपका एक टीथ यूज हो रहा है, पावर टॉर्क ट्रांसमिट कर रहा है। इसमें जितने नंबर ऑफ गियर्स हैं वो सारे टॉर्क को ट्रांसमिट कर रहे हैं। ठीक हो गया, ये हो गया दोनों का डिफरेंस। अच्छा, अब हम चलते हैं इसकी मॉडलिंग की तरफ। और आज जो हमने मॉडलिंग करनी है वो है एसएई स्टैंडर्ड के कुछ हैं, यानी एसएई स्प्लाइन होगी। सही है, बेसिकली हमारी इंडस्ट्रीज में यूज़ हो रही है एसएई स्टैंडर्ड की। एसएई क्या है? बेसिकली ये कुछ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स की सोसाइटी है जो कि हमारे जो जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं वो डेवलप करती है। तो हम एसएई की यूज़ करेंगे। ये खैर मैंने अगेन मतलब नेट से ही डाउनलोड किया है, और यहाँ से आपको डायमेंशन नज़र आ जाएंगे अगर आप बहुत गौर करोगे, क्योंकि इसके अलावा मुझे कुछ खास मिल रही नहीं थी। तो अच्छा, ये हम ये वाली वैसे डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, क्योंकि ऊपर वाली ये जो है ये हमारी कीज के लिए है, नीचे हमारे लिए हमने उधर जाके देखा भी है मोस्टली यानी स्ट्रेट ही है। तो हम क्या करेंगे कि हम ये वाली यानी AAU131 जो है ये वाली यूज़ करेंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ गौर करें कि हमें इसके लिए चार पैरामीटर्स ज़रूर चाहिए होते हैं। और वो कौन कौन से हैं? अगर आप यहाँ पर गौर करो तो एक तो ये है कि नंबर ऑफ टीथ कितने होंगे, एक पैरामीटर ये हो गया। फिर उन टीथ की लेंथ कितनी होगी। अगर आप यहाँ से देखो तो जो यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं, एक तो नंबर ऑफ टीथ है और उनकी लेंथ वेरी कर रही है। कोई पूरी शेफ्ट के ऊपर है, कुछ हाफ है, और कुछ बिल्कुल थोड़े से पोर्शन के ऊपर है। तो एक हमें ये चाहिए कि कितने यानी उसके ऊपर आ रही है। सेकेंडली ये है कि हमारे पास डायामीटर्स कितने हैं। ठीक है, डायमीटर हो गया शेफ्ट की, और उसके बाद जो शेफ्ट की लेंथ होगी वो कितनी है। तो ये चार पैरामीटर्स हैं, ये हमें रिक्वायर होंगे। तो हम पहले जाके पैरामीटर्स में उनको डिफाइन कर लेते हैं। अच्छा,
यहाँ पर आप जब भी पैरामीटर डिफाइन करो, आपने नेमिंग का बहुत ख्याल रखना है कि आप उसका नेमिंग कैसे करोगे, ठीक है। अदरवाइज फिर क्रियो आपको एरर दे देगा और आपकी ज्योमेट्री कंप्लीट नहीं करेगा फिर। सबसे पहले मुझे चाहिए स्प्लाइन के डायामीटर। तो स्प्लाइन के डायामीटर को मैं या तो पूरा स्प्लाइन डायामीटर लिख दूँ या मैं लिख दूँ स्प्लाइन डाया, ठीक है। मैंने स्प्लाइन डाया लिखा। उसके बाद नंबर ऑफ टीथ है, नंबर ऑफ टीथ को मैं टीथ नंबर से अगर शो करना चाहूँ, ये आपकी मर्जी है, आपने कुछ भी यहाँ पर नेमिंग करो, यानी स्प्लाइन डाया को आप ए से भी रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन ये कि आपको याद होना चाहिए कि ए से मुराद आपकी स्प्लाइन डाया है, ठीक है। तो मैंने टीथ नंबर लिख दिया, यानी नंबर ऑफ टीथ के लिए नंबर ऑफ टीथ भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद होती है लेफ्ट लेंथ। अच्छा, इनके दरमियान आप देखो कि मैं जो स्पेस के दरमियान क्या अंडरस्कोर यूज़ कर रहा हूँ, मैं स्पेस यूज़ नहीं कर रहा, ठीक है। फिर उसके बाद जो फोर्थ वन है वो है टीथ की लेंथ कितनी होगी, और फिर उसको मैं टीथ अंडरस्कोर लेंथ के नाम से ही लिख रहा हूँ। ये 4 पैरामीटर मेरे पास आ गए, ठीक है। और अब क्या करना है, अब जाके हम अपनी ज्योमेट्री के जो मतलब ये स्टैंडर्ड है इसके मुताबिक देखते हैं। जो हमारे पास शाफ्ट का डायमीटर यानी स्प्लाइन डाया जिसको बोला है, वो यहाँ पर एक्सटर्नल डाया है, और वो यहाँ पर आप देख रहे हो 24.84 से 25.3 तक है। तो मैं क्या लिखूंगा, इसको 25.3 ले लूँ यहाँ पर, ठीक है। और स्प्लाइन डाया की मैं वैल्यू दे रहा हूँ 5.3। एक मिनट, इससे पहले मैं यूनिट चेंज करता हूँ मिलीमीटर में। दोबारा देनी पड़ेगी। स्प्लाइन डाया टीथ नंबर लेंथ और ठीक है। इसकी वैल्यू मैंने दी 25.3। नंबर ऑफ टीथ कितने हैं, नंबर ऑफ टीथ है मेरे पास, ये मेंशन किए हुए हैं उसने 15, ठीक है। तो मैंने लिख दिया 15। शेफ्ट की लेंथ अगर आप देखो तो यहाँ पर इसने लास्ट टाइम मैंने बताया था ब्रोकन व्यू है, इसका मतलब है यहाँ से उसका यानी डायमेंशन एक्चुअली पता नहीं है कि कहाँ तक जा रही है, तो यहाँ से इसने ब्रोक किया है। तो शेफ्ट की लेंथ हमारी मतलब कुछ खास इंपॉर्टेंट तो नहीं, लेकिन ये है कि मैं जैसे देख रहा हूँ कि हमारी जो टीथ की लेंथ है वो ऑलमोस्ट 46 है, तो मैं 3-4 टाइम्स इसका ले लूँगा, ठीक है। अगर आपको फिर भी यानी प्रॉपर निकालनी है तो आपके जो वहाँ पर फॉर्मूलाज यूज हो रहा है, पहले मैं खैर यहाँ पर लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। शाफ्ट की लेंथ में ले रहा हूँ 100 और टीथ की लेंथ है हमारे पास 46, इसको मैंने कर दिया ओके, ठीक है। अच्छा, अब आपको बताऊं कि अगर लेंथ आपने प्रॉपर निकालनी है तो ये बुक से ही हमने ली है कि जो मशीन डिज़ाइन की बुक है, ये आप कर रहे हैं कि सो दैट अ गुड अप्रोक्सीमेट फार्मूला फॉर अ स्प्लाइन शाफ्ट लेंथ इज, आप इस फार्मूलाज में डिफरेंट वैल्यूज पुट करो, आप लेंथ निकलेगी और वो आपकी अप्रोक्सीमेटेड लेंथ होगी, सही। क्योंकि हमारा इधर बेसिक मकसद जो था वो बेसिकली उसके स्प्लाइन की टीथ और उसकी लेंथ वगैरह पर होता है, इसलिए शाफ्ट की लेंथ हमने खुद से ज्यूम कर ली है यहाँ पर। और अच्छा, एक और चीज़ ये है कि हाँ वो आगे आएगी। पैरामीटर्स हमने अपने डिफाइन कर लिए हैं, ठीक है। ये 4 पैरामीटर्स आ गए, स्प्लाइन डाया आ गया, टीथ नंबर आ गया, शाफ्ट की लेंथ आ गई और टीथ की लेंथ आ गई। अब हम चलते हैं रिलेशंस की तरफ। रिलेशंस आपने सारे मतलब साथ साथ नोट करने हैं, ठीक है। तो अभी मैं रिलेशन लिख रहा हूँ, ये भी साथ लिख लो। रिलेशंस में सबसे पहले डाया है और ये आपका बराबर है 0.810 इंटू लाइन डाया, ठीक है। ये आप साथ साथ लिखते रहो। डाया किसके बराबर है 0.810 इंटू स्प्लाइन डाया, उसके बाद है हाइट इज इक्वल टू
0.095 इंटू फाइंड आया, और फिर है इट्स इक्वल टू 0.098 इंटू फाइंड आया। अच्छा, ये मैंने 3 यहाँ पर रिलेशंस लिखे हैं, ठीक है। और ये जो हमारे पास कॉन्स्टेंट आ रहे हैं बेसिकली इसके स्प्लाइन के लिए यही होते हैं, लेकिन ये मेरे कॉन्स्टेंट सही हैं या नहीं, इसकी वैलिडेशन कैसे होगी। यानी कोई पूछ सकता है कि इस तरह आपने लिखे हैं लेकिन ये क्या मतलब सही भी हैं या नहीं, तो इसकी वैलिडेशन हमें आगे जाके पता चल जाएगी, ठीक है। तो अभी आपने ये नंबर नोट करना है 0.81, 0.095 और 0.098। अच्छा, इसके मैंने रिलेशंस लिखे, मैंने कहा था इसके बाद आपने वेरीफाई करना है कि ये ठीक भी है या नहीं। तो उसके बाद आपने क्या करना है, एंड पे यहाँ पर आपका चेक का ऑप्शन है, तो यहाँ से आप चेक करोगे तो रिलेशनशिप एरर्स प्रेस एडिटिंग, इसका मतलब है कि वहाँ पर मैंने क्रियो में कुछ ना कुछ चेंज किया हुआ होगा। तो पैरामीटर्स में जाओ, एरर उस वक्त देता है जब आपको पैरामीटर्स में डिफरेंस आ रहा होता है। क्लाइंट आया, ठीक है, आप चल के दोबारा लिखते हैं। इक्वल टू 0.810 इंटू क्लाइंट आया। अब देखो ये वेरीफाई हो गई है, वो कहता है रिलेशन हैव बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड। अगेन दूसरी लिखूंगा HPIGHT हाइड इज इक्वल टू 0.095 इंटू एंड आया, और फिर विड्थ 098 इंटू अब तीनों को चेक करूंगा, वो ये वेरीफाई हो चुके हैं। ये आपने देखा, ठीक है, रिलेशन हैव बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड, ओके किया, ओके किया। अब मैं पैरामीटर्स में जाऊंगा तो आप देखोगे कि पहले हमने 4 डिफाइन किए हुए थे, तो उसने 3 चीज़ें खुद यहाँ से कैलकुलेट कर ली, डायामीटर यानी डाया के नाम से, हाइट के नाम से और विड्थ के नाम से, ये उसने खुद ही ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लिए, ठीक है। अब इनको मैं चेंज भी नहीं कर सकता। ओके, ये समझ आ रहा भी है या नहीं, आप में से किसी की भी आवाज़ नहीं आ रही वैसे, क्लियर हो रहा है मैं क्या कर रहा हूँ। यस सर। अच्छा, अब आपने ये करना है कि प्लेन सिलेक्ट करो, और सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। अब मैं इसकी नेमिंग करूंगा, लेकिन बजाय इसके कि मैं इसको एक मतलब नंबर दूं, मैं इसको नेम करूंगा। तो इसकी मैं नेम करूंगा स्प्लाइन अंडरस्कोर डाया, यानी इसको मैंने डायमेंशन दे दी स्प्लाइन अंडरस्कोर डाया की। कोई याद है ये कितना था, किसी को याद हो स्प्लाइन डाया की मतलब वैल्यू कितनी रखी थी हमने? 25.3। 25.3। अब मैं इसको 25.3 नहीं दे रहा, मैंने इसको स्प्लाइन डाया के नाम से दे दिया। अब मैं एंटर करूंगा तो मुझसे मैसेज मांग रहा है, मैं यस करूंगा तो अब उसने देखो वैल्यू कितनी दे दी इसको, 25.3। सही है, तो मैंने इसको कोई नंबर नहीं दिया था, मैंने सिर्फ इसी को कहा था स्प्लाइन डाया वाली वैल्यू उठा लो, ठीक है। तो उसने वही वैल्यू कंसिडर कर ली, ठीक है। नेक्स्ट ये इसको मैंने कर दिया। अच्छा, पहला सर्कल ड्रॉ करके, ओके, ठीक है। अब अगेन फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करके अब हम जाएंगे सेकंड सर्कल ड्रॉ करेंगे। और इसको मैं दूंगा डाया वाली वैल्यू, डाया अगेन यस। वो छोटी आ रही मेरे ख्याल में, वहां पर तो प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, हाँ यहाँ पर ये 0.08 नहीं 0.8 ये, ठीक है। अच्छा, इसको क्या वैल्यू देनी है, डाया
सही है। तो अब आपका बेसिकली ये जो दो आपके सर्कल आए हैं तो इनके दरमियान आपका टीथ बनेगा, ठीक हो गया। तो ये हमने एक एक्सटर्नल और इंटरनल सर्कल ड्रॉ कर लिया। इसकी आपकी वैल्यू आई है 20.49। मैंने कहा था हम बाद में इसको वैलिडेट करेंगे कि क्या हमारा जो मतलब वैल्यूज आ रही हैं वो ठीक आ रही हैं या नहीं। हमने तो इक्वेशन में कॉन्स्टेंट यूज़ किया था। अगर हम अपने स्टैंडर्ड की तरफ जाते हैं, ऐसे ही स्टैंडर्ड में यहाँ जब हम ये मैं आपको सेंड करूंगा ना, तो आप उधर से देखना कि इसका जो मैक्सिमम मतलब इंटरनल सर्कल की वैल्यू ये जो दी हुई है, यहाँ पर लिखा हुआ है 21.5 आई थिंक, 21.5 और नीचे लिखा हुआ मैक्सिमम। तो इसका मतलब है इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 21.5, ठीक है। तो हमारे केस में कितनी आई है 20.49, तो दैट मीन्स 21.5 से छोटी है और इसका मतलब है कि मैक्सिमम से कम है, हमारा सही जा रहा है फॉर्म, ठीक है। सेकेंडली ये कि हम जब अपना टीथ ड्रॉ करेंगे तो आप देखोगे कि वो ऑलमोस्ट इसके बराबर होगा, बिल्कुल इन दोनों के दरमियान में होगा, ठीक है। सेकंड वैलिडेशन आपकी वहां से भी हो सकती है। अच्छा, सेकंड सर्कल ड्रॉ किया, डाया की इसको वैल्यू दी, ओके प्रेस कर दिया। नेक्स्ट अगेन फ्रंट वाला प्लेन सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर हम टीथ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और उसके लिए क्या करेंगे कि पहले रैंडम एक मतलब यहाँ से ये ज्योमेट्री बनाऊंगा और ये नीचे वाली चीज़ भी चाहिए, तो इसके लिए यहाँ से मैं प्रोजेक्ट कर दूंगा, ये दोनों डिलीट कर दूंगा। अब देखो ये एग्जैक्ट उसके ऊपर आ गया और यहाँ पर आएगा सेंटर लाइन, ठीक है। इस पूरे को मैं करूँगा सिलेक्ट और मिरर कर दूंगा इसके अबाउट। तो ये हमारी तीसरी ज्योमेट्री आ गई। अब इसकी जो ये वैल्यू है, ये है हमारे पास विड्थ के बराबर होगी और ये आ गई इसकी हाइट। आप देखो कि एग्जैक्टली दोनों सर्कल्स के दरमियान में ये टीथ आ गए, ठीक हो गया, मैक्सिमम से बाहर नहीं है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो? सर आप ये जो डायमेंशंस दे रहे हैं ये सर रिपीट करें। अच्छा, सबसे पहले जो जो सबसे पहली डायमेंशन दी थी जो एक्सटर्नल सर्कल है, इसमें मैंने स्प्लाइन डाया की दी थी, सही। स्प्लाइन डाया क्योंकि मैंने सारे पहले पैरामीटर्स में मैंने कॉल कर लिए थे। सेकंड सर्कल जो इंटरनल सर्कल है, यहाँ पर मैंने डी आई ए लिखा था क्योंकि मैंने पैरामीटर में अपने डी आई ए शो किया हुआ था। फिर उसके बाद जब टीथ ड्रॉ किया, टीथ ड्रॉ करने के बाद जब पूरी मेरी ज्योमेट्री टीथ की कंप्लीट होगी, इसको मैंने विड्थ के नाम से किया। क्यों? क्योंकि रिलेशन से मैंने डब्ल्यू आई डी टी एच लिखा था। अगर आप विड्थ को डब्ल्यू लिखते हो तो इसका मतलब है यहाँ पर आपको डब्ल्यू लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जो भी आप नेमिंग करोगे आप उन्हें उसको याद रखना लाजमी। और ये वाली जो वैल्यू है इसने आपकी हाइट के नाम से सेव कर लिया, ठीक है। इसको कर दिया ओके। आप ये आप पैरामीटर्स में देखो तो ये नेमिंग की थी स्प्लाइन डाया, टीथ नंबर, शेफ्ट लेंथ और टीथ लेंथ। तो इसमें से अभी तक मैंने स्प्लाइन डाया यूज़ किया, ठीक है। बाकी जो नीचे हमने रिलेशंस में लिखा हुआ था, एक को मैंने दिया डाया के नाम से, एक को हाइट और एक को विड्थ। अगर ये नेमिंग आप जो भी करते हो, नेमिंग आपने वही देनी है। डाया को अगर डी से लिखते हो यहाँ पर, तो आपने वहाँ पर डी ही लिखना है। तो ये हो गया। अच्छा, अब ये हमारी ज्योमेट्री है। अब हम क्या करेंगे कि हम ये वाला सर्कल कंसिडर करेंगे और इसको मतलब मैंने उसके ऊपर हाईलाइट किया और एक्सट्रूड कर दिया। इसको एक तो सिमेट्रिक एक्सट्रूड करेंगे और उसकी लेंथ मैंने कहा था कितनी देनी है। हाँ जी, कितनी होगी? हंड्रेड 100 है, लेकिन यहाँ पर मैं लिखूंगा अंडरस्कोर लेंथ, सही। यहाँ से ये करूँगा तो आप देखो उसने उसको 100 ले लिया, ठीक है। और अब ये यहाँ से चेंज नहीं हो रही। पहले हम जो भी यानी यहाँ पर लिखते थे तो आपने देखा था कि 100 की जगह में 200 करता तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करके 200 कर लेता था। अब इसने यहाँ इसको डीएक्टिवेट कर दिए, सही है, इनएक्टिव है ये अभी। अब ये यहाँ से चेंज नहीं हो सकता, इसको मैंने कर दिया ओके। अच्छा, ये चीज़ होगी। सेकंड हमारा ये टीथ होगा, तो मैंने टीथ पर क्लिक किया और इसको एक्सट्रूड कर दिए। अगेन सिमेट्रिक एक्सट्रूड करूंगा और इसको मैं दूंगा क्या, टीथ अंडरस्कोर लेंथ के बराबर। टीथ लेंथ कितनी थी हमारी? 46 46 थी। अगर हम यहाँ से ओपन भी करके रखें
तो ये है, यस करता हूँ तो आप देखो टीथ की लेंथ कितनी आ गई 46, यहाँ पर भी आ गई। ठीक है, ये हमारा टीथ उसके ऊपर ड्रॉ हो चुका है। अच्छा, दो वैल्यूज हम खुद से ही करेंगे, पहले भी इसीलिए मैंने आपको शुरू में बताया था कि अगर आप देखो तो जहाँ पर क्लियर ये आपकी रेक्टेंगुलर शेप है उसकी टीथ की, सही है, लेकिन आप लाजमी नहीं कि आप रेक्टेंगुलर ही रखो, आप अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा यानी इसको शेम्फर करके चेंज कर रहे हैं। यहाँ से आप देखो ना, तो थोड़ा सा इसमें शेम्फर किया हुआ है। तो हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अगर जैसी भी है, आप रेक्टेंगुलर छोड़ना चाहते हो वैसे छोड़ दो, लेकिन ये है कि हम यहाँ से थोड़ा कुछ शेम्फर कर देंगे इसको। उसको लिए मैं ये दोनों एजेस सिलेक्ट करूंगा और इसको शेम्फर कर दूंगा 0.5 से। ठीक है, ये मैंने खुद से लिया, मतलब ये हमें कहीं गिवन नहीं थी। इसके इसको राउंड कर दूंगा 0.2 वाला, शेम्फर 0.5 और राउंड किया 0.2, ओके कर दिया। ये हमारा टीथ तैयार है। अच्छा, नेक्स्ट क्या करूंगा, इसको करना है पैटर्न। तो टीथ को करेंगे सिलेक्ट, ये टीथ है, और इसको करूंगा पैटर्न, एक्सिस वाला होगा ना क्योंकि राउंड है। एक्सिस आगे नंबर ऑफ टीथ कितने थे, मैंने कहा था 15 है, 15 यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे। ये टीथ आ गया। अच्छा, यहाँ पर एक डिफरेंस देखो आप, ये ओरिजिनल टीथ हमारा ये था, सही है, जिसमें शेम्फर भी हुआ है, लेकिन जो पैटर्न किया उसने शेम्फर वाला नहीं किया। तो इसको हम कैसे करेंगे कि या तो ये है कि आप सबको शेम्फर पर क्लिक करो और पैटर्न पर क्लिक कर दो, उसने अगेन डॉट को उसने खुद ही लगा लिया, ओके कर दो। तो अब उसने सबको शेम्फर कर दिया। राउंड पर क्लिक करो, पैटर्न पर जाओ, ओके कर दो, तो वो नीचे से सबको राउंड भी कर दिया उसने। तो ये 3 स्टेप हमने यहाँ पर किए। तो बजाय इसके कि मैं ये 3 स्टेप करूँ, मैं पहले इन दोनों पैटर्न्स को डिलीट करता हूँ। ठीक है, सेकेंडली ये कि इस पैटर्न को भी डिलीट करता हूँ। अब एक टीथ अगेन मेरे पास आया है जिसमें शेम्फर और राउंड दोनों है। अब मैं क्या करूँगा कि राउंड, शेम्फर, एक्सट्रूड, ये 3 है ना, पूरा कंप्लीट टीथ ये है मेरे पास जिसमें ये 3 है। राइट क्लिक करके इसमें ये मेरे पास ग्रुप का ऑप्शन आ रहा है, इसको एक ग्रुप का नाम दे दूंगा, रीनेम करूंगा इसको टीथ के नाम से। सही है, तो ये मेरा एक ग्रुप बन चुका है जिसके अंदर ये 3 है, एक्सट्रूड है, शेम्फर है, राउंड है। अब मैं क्या करूंगा, इस ग्रुप टीथ के ऊपर क्लिक करूंगा, फिर अगेन पैटर्न में जाऊंगा, डायमेंशन, एक्सिस, एक्सिस सेलेक्ट करूंगा और जितने नंबर ऑफ टीथ देने हैं, लेट्स सपोज अगर 12 करता हूँ और ओके कर दूंगा। तो ये मेरे पास सारे टीथ आ गए और सब में शेम्फर भी है और राउंड भी है। ठीक है, तो अब पहले मैं 3 यानी डिफरेंट काम कर रहा था, अब एक ही कमांड यूज करने से हमारे पास पूरी ज्योमेट्री सी कंप्लीट होगी। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ से मैंने नंबर ऑफ टीथ कितने रखे थे यहाँ पर 12, तो देखते हैं कि वाकई 12 है या नहीं। यहाँ पर आपके 10 टीथ है, 1 2 3, यानी नंबरिंग जो है ये आपकी 10 तक है ना यहाँ पर। तो 10 टीथ आपके ये हो गए, एक टीथ ये भी है, उसके ऊपर देखो हाईलाइट किया हुआ 11, और एक टीथ ये है 12, तो इसका मतलब है 2 + 10 = 12। पहले 2 टीथ को वो कोई नेमिंग नहीं करता, फिर थर्ड से वो नेमिंग करने शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पर 12 है। अब अगर मुझे इसका पैटर्न चेंज करना है, यानी अगर मुझे 14 नंबर ऑफ टीथ लेके आने, तो मैं क्या करूंगा, हाँ जी, क्या करूंगा मैं, सोए में सारे। सर इसको डिलीट करके दोबारा पैटर्न पे जाके 14 कर लेंगे। अच्छा, दूसरा ये है कि इसको मैं एडिट डेफिनेशन यहीं से कर लूंगा, बजाय से कि मैं डिलीट करूं, मैं सिंपली यहाँ से जाके नंबर 14 कर दूंगा और ओके कर दूंगा। ठीक, अब ये मेरे पास 14 आ गए। अब इसका मतलब है जो नंबरिंग होनी चाहिए वो 12 तक होनी चाहिए।
अब अगर आप नंबरिंग देखो तो ये 12 तक है, इसका मतलब 12 टीथ ये हो गए, 13वां ये हो गया और 14 वाला ये हो गया। तो 12 + 2 14 टीथ आ गए यहाँ पर आपके, ठीक है। अच्छा, अब अ, जितने नंबर ऑफ टीथ लेके आने में वो तो मैं पैटर्न से चेंज कर रहा हूँ, तो मुझे नंबर ऑफ टीथ पैरामीटर्स में लिखने की क्या जरूरत है? अगर आप देखो तो पैरामीटर्स में मैंने लिखा हुआ है ये टीथ नंबर जो मैंने दिया हुआ है, टीथ नंबर 15 दिया हुआ है, तो ये मुझे देने की यहाँ पर क्या जरूरत है? हालांकि आगे ये किसी रिलेशन में भी यूज नहीं हो रहा, कहीं टीथ नंबर ने लिखा हुआ, तो क्यों जरूरत पड़ी है मुझे वहां पर? हम पैटर्न जो चेंज कर रहे हैं वो बेसिकली इधर से ही कर रहे हैं, लेकिन हमें ऐसे करना नहीं चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इन नंबर ऑफ टीथ को लिंक करेंगे अपने रिलेशंस के साथ, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा सा फाइनल इसका यानी है, बस ऑलमोस्ट इसकी ज्योमेट्री कंप्लीट है। उसको कैसे करेंगे आप सबसे पहले डबल क्लिक करेंगे अपने टीथ के ऊपर, ठीक है। डबल क्लिक किया, आपको कुछ इस किस्म का वो ज्योमेट्री शो कर रहे हैं। उसके बाद आप जाओगे टूल्स में, टूल्स में जाने के बाद रिलेशंस, ये स्टेप देखते रहना। रिलेशंस में आए, उसके बाद आप करोगे स्विच डायमेंशन। स्विच डायमेंशन आपको कौन सी लेके आनी? देखो स्विच डायमेंशन दो तरह की शो कर रहे हैं, एक पी के नाम से शो कर रहे हैं और एक सिर्फ 14 के नाम से शो कर रहे हैं। सही, तो हमें पी वाली लेके आनी है। जो पी के नाम से यहाँ पर है और वहां पर हमारे पास दो हैं, एक ऐसी लेंथ जा रही है मतलब जो टूथ की लेंथ के बराबर है, और एक है जो दो टीथ के दरमियान का डिफरेंस है, तो ये डिस्टेंस आ गया, ये P21 के नाम से। ठीक हो गया, ये दो टीथ के दरमियान में आपको डिस्टेंस से नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये देखो ये वाला, तो हमें ये वाला P21 उठाना है। मैंने P21 लिख दिया। अब P21 लिखा और इसको मैंने इक्वल कर दिया। जो मेरे नंबर ऑफ टीथ है उसको मैंने किससे शो किया हुआ था? टीथ अंडरस्कोर नंबर, सही। और यहाँ से वेरीफाई किया तो उसने कहा कि सक्सेसफुली वेरीफाइड हो चुका है, इसको मैंने ओके करके ओके कर दिया। अब जो मेरे नंबर ऑफ टीथ है उन वो लिंक हो चुके हैं हमारे पैरामीटर्स के साथ। अच्छा, अब क्या करूंगा? अब सिंपली मैं जाऊंगा। अच्छा, ये कितने नंबर ऑफ टीथ हैं अभी जो अभी यहाँ पर हैं करंट जो है? 14 है सर। 14 है। तो अब मैं किसी, आप देखोगे कि मैं पैटर्न में नहीं जाऊंगा, कहाँ पर है ये पैटर्न है? तो अब मैं पैटर्न को नहीं छेड़ूंगा, तो अब मैं सिंपली यहाँ पर जाऊंगा, मॉडल में रीजनरेट कर दूंगा। आप पैटर्न में जाके देखो कितने नंबर ऑफ टीथ हैं। ये हो गए 13। 15 हो गए। हाँ 13 ये हो गए और दो ये ग्रुप वाले हो गए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ जो हमारे पास टीथ हैं वो 15 हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि लिंक हो गया इनका पैरामीटर्स के साथ। ये पैरामीटर्स में हमने टीथ नंबर कितने दिए हुए थे? 15, सही। और अच्छा, ये आपने सबने देख लिया। अच्छा, अब अगर मैं चेंज करूंगा इसके नंबर ऑफ टीथ तो यहाँ पैटर्न से, तो क्या होगा? नहीं होगा सर, जब हम पैरामीटर में सर नहीं हो गया। रिलेशन में देंगे तो फिर वो चेंज हो जाएगा। हाँ, अब अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ ना, तो मैं एडिट डेफिनेशन यहाँ से करता था ना, अब अगर मैं जाता हूँ तो आप देखो कि नंबर ऑफ मेंबर्स को उसने 15 में इनएक्टिव किया। मैं यहाँ पर मुसलसल क्लिक कर रहा हूँ लेकिन मुझे चेंज नहीं करने दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब है अब इसका डायरेक्टली लिंक है हमारे पैरामीटर्स के साथ। अगर मैं पैरामीटर से आपने चेंज करूँ, यहाँ से वैसे चेंज करके देखते हैं, टीथ नंबर में आप उसकी बजाय 10 लिखता हूँ, 10 लिख के ओके कर लिया। अब सिंपली बजाय इसी कि मैं पैटर्न में जाऊँ, यहाँ से नहीं जाऊँगा, सिंपली मॉडल में जाके रीजनरेट कर दूंगा, तो मेरे नंबर ऑफ टीथ 10 आ गए। आप यहाँ से भी देखो तो 8 + 2 होंगे, 8 + 2 होंगे, ठीक है। तो आप इस तरह इसको चेंज कर सकते हो। हमारे जो ओरिजिनल है वैसे जो ऐसे ही स्टैंडर्ड के हैं वो 15 थे। तो ये आपने लिंक कर लिया पैरामीट्रिक इक्वेशंस के थ्रू, तो ये चीज़ होगी। अच्छा, अब सर क्विज कब लेना है? क्विज अभी इस बात इसके बाद लेते हैं। सर हमारा अगली लैब में भी क्विज है, HMT लैब में। क्या कर सकते हैं यार, टाइम आपको थोड़ा ज़्यादा ही दूंगा यार। ओके सर। अच्छा, अब ये है कि अब मैं चेंज करता हूँ स्प्लाइन का डाया। अच्छा, एक चीज़ पहले आपको बता दूं मैं, ये
ये आपने ये नोट कर लें, 2.40 हाइट है और 2.48 इसकी विड्थ है, 2.40 और 2.48, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि अब मैं चेंज करूंगा सिर्फ, अब मैं इसके टीथ के यानी डायमेंशन चेंज करूंगा। अब मैं जाता हूँ टूल्स में, पैरामीटर्स में, सिंपली सिर्फ इसका डाया चेंज कर दूंगा, 25.3 है, मैं 50 कर दूंगा। सही है, या आपको सिर्फ समझाने के पर्पज से। ओके कर दिया, मॉडल में आए, रीजनरेट कर दिया। आप देखो कि उसका डायमीटर चेंज हो चुके हैं, उसका डायमीटर चेंज हुआ है। अब अगर मैं जाऊं और अपनी टीथ की लेंथ देखूं, तो आप देखो कि पहले 2.48 और 2.40 था, 4.90, 4.75, मैंने ये तो चेंज की ही नहीं। समझ आ रही है ना आपको? मैंने सिर्फ एक डायमेंशन चेंज किया है, दूसरी डायमेंशन इसने ऑटोमेटिकली चेंज कर ली है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि अगर आप टूल्स में रिलेशंस में जाओ, तो मैंने जो उसकी हाइट और विड्थ जो है उसको वेरिएबल स्प्लाइन डाया का दिया हुआ था। तो मैंने जैसे ही स्प्लाइन डाया चेंज किया, इसने ऑटोमेटिकली उसकी विड्थ और उसकी हाइट दोनों चेंज कर ली, ठीक है। और उसके साथ साथ ये जो डाया था ये भी चेंज हो गया, ठीक हो गया ना। क्योंकि ये डाया जो था ये स्प्लाइन डाया के ऊपर मतलब उसके ऊपर डिपेंड कर रहा था। आपको याद हो कि ये इंटरनल डाया कितना था, 20.49 था ना। ये आगे एक्सटर्नल वाला, ये बल्कि इंटरनल वाला ही है। अब आप देखोगे तो ये ऑलमोस्ट डबल हो गया उसका, 20.29 ऐसे कुछ करके था, तो अभी ये 40.50 है। तो हर चीज़ ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है, सिर्फ एक चीज़ के चेंज करने से, ठीक है। तो शाफ्ट की लेंथ अभी तक क्या है, 100 ही है, ठीक है, क्योंकि ये किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही थी। ये बात सारी क्लियर हो चुकी है ना आपको, कि ये कैसे आपस में यानी वेरी करते हैं और ये कैसे हम चेंज करते हैं इन चीज़ों को। यस सर। अब अगेन मैं इसको कर रहा हूँ 25.3, ओके, और मॉडल में जाके रीजनरेट कर दूंगा। अगेन ही चीज़ आ गई। तो इस तरह आप एक चीज़ को, मैंने पहले शुरू में ये बताया था कि आप एक चीज़ को चेंज करते हो, दूसरी चीज़ आपकी खुद ही चेंज हो जाती है। तो इसमें लेट्स सपोज अगर आप देखो ना, क्योंकि कैंटिलीवर बीम वगैरह होते हैं जहाँ पर आप फोर्सेज अप्लाई कर रहे होते हैं, तो उसमें आपने लिंक किया हुआ था कोई स्ट्रेसेस वगैरह का सारा कुछ करके, तो आप सिंपली उस एक फोर्स को चेंज करते हो, आपके साथ ही स्ट्रेस की वैल्यू खुद ब खुद चेंज कर रहा होता। तो हमारे लिए काम जो है वो काफ़ी आसान हो गया विद द हेल्प ऑफ पैरामीट्रिक इक्वेशन, ठीक है। किसी को कुछ प्रॉब्लम हो इसमें? अच्छा, नहीं है प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं हम अपने फाइल, एक
अच्छा जी, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? यस सर। अच्छा, तो अभी तो खैर एचओडी का ही फ़ोन था, तो कह रहे थे कि किसी को शायद प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों को। कोई कह रहे हैं कि मेरे पास क्रियो का पता नहीं पुराना वर्जन है। किसके पास है? किसके पास है वर्जन पता पुराना नहीं बताओ? पता नहीं सर। अच्छा, चलें। खैर मैंने सर को भी बोला है कि सर मेरे पास लेटेस्ट वर्जन है, अगर किसी पुराने वर्जन का मतलब अगर कोई मुझे सेंड करता है तो वो नए वर्जन में इजीली ओपन हो जाता है। ये आप खुद भी मतलब सेंस की बात है कि पुराने वर्जन में नए वर्जन का भेजो तो ओपन हो जाता है। हाँ, यहाँ पर प्रॉब्लम होती है कि अगर नए वर्जन जैसे क्रियो 7 का क्रियो 2 में हो सकता ना चले, पॉसिबिलिटी ये है। लेकिन पुराने वर्जन अगर क्रियो 2 का, क्रियो 3, 4, 5 का हो तो उसकी फाइल क्रियो 7 में इजीली ओपन हो जाती है। ठीक हो गया? अच्छा, सेकेंडली ये कि मेरे पास है क्रियो 7, आपके पास आप जिसने लेना फ्री है कि मैं आपके लिए यूनिवर्सिटी चला जाऊँ फिर उधर से आईटी वाले से करवा लूँ या फिर ऐसा कुछ है? क्योंकि आप ये बताओ कि आपके पास क्रियो किसके पास अभी है नहीं है? सर क्रियो आपको 7 ही है सबके साथ पास आई थिंक, जो आपने पहले कहा था ना वो सर को मेल करके, आईटी वाले सर को। हाँ, तो क्रियो 7 है, पता नहीं वो तो सर को मेल कर रहे हैं कि सर मैं हमारे पास पता नहीं पुराना वर्जन है और सर के पास कौन सा है। तो अगर प्रॉब्लम है तो डिस्कस तो करो आप मेरे साथ। इसलिए मैंने शुरू में सबका सेपरेटली चेक भी किया, फिर उसको बताऊँ ना और मैं क्या करूँ आपके साथ फिर। मतलब मैं अपनी तरफ से पूरा कोऑपरेट कर रहा हूँ। पुराना वर्जन हो किसी के पास हो या किसी का क्रियो सही ना चल रहा हो। नो सर। सर मेरा सर मेरे क्रियो पास भी 4 है। क्रियो 7 ही है मैंने जो आपने किया हुआ है। मैंने मेल नहीं की सर अच्छा, क्रियो। एक मिनट। पार्ट मेरे पास किसका होता है? असद आपका मसला था ना? यस सर, मेरा नहीं सर होगा हमारे ओपन, पास भी क्रियो हालांकि मेरी 7 7 ही है सर। सर सबने 7 किया हुआ है। सब 7 किया है तो आपका, आपके पास अभी पार्ट कोई मतलब है सही? यस सर, मैंने चल, उसी को इसकी आर भी बनाई है, आपको चैट पे भेज के चेक करूं? हाँ आप मुझे भेजो ना, फिर आपके सामने ओपन करूँ देखूँ। सर मेरा क्रियो 6 है सर, फिर भी सर आपके पीसी पे ओपन हो रहा होता है, आप बताते थे। हाँ होता है, हम खुद नहीं करते रहे। हमारे पास तो जब हम क्रियो 2 पर किया तो क्रियो 1 वाले उस वक्त इजीली ओपन हो जाते थे। जो प्रॉब्लम अक्सर आती थी वो इसलिए होती थी कि किसी ने अगर लेट्स सपोज क्रियो 3 का किया होगा ना तो हम एक दूसरे को यानी अगर फाइल देते थे तो क्रियो 2 का मतलब सम टाइम ओपन होता था, मतलब सर मुश्किल सेंड होती थी कर वैसे। दिया। अच्छा, तो लेकिन ये है कि पुराने वाले का वर्जन जो है वो नए वर्जन में इजीली ओपन हो जाता है। ज़ाहिर है लेटेस्ट वर्जन है तो लेटेस्ट में तो ज़्यादा चीज़ें उन्होंने की होंगी। कहाँ पर किया आपने सर? सर मैंने चैट में आपके साथ शेयर कर दिया। चैट में किया है। सर चैट में पढ़ाऊंगा। अच्छा सही है। नो सर ये नहीं है, वो ऊपर असदुल्ला के नाम से आई हुई है। ये वाला सदुल्ला। अच्छा, इसको कर लिया। यही है। यस सर, अब तो हो रही है ओपन। अब हो रही है, अब आपने आर आर फाइल भेजी है तो इसका मतलब है आप प्रॉब्लम आपकी तरफ से है फिर। नहीं नहीं सर, इसमें मैंने वो जो वर्किंग डायरेक्टरी जहाँ पे मैंने सारा कुछ सेव किया था ना, मैंने उस पूरे फोल्डर को आपको सेंड किया है। उससे पहले जब शेयर करे थे तो आपने कहा था सिर्फ ये पार्ट वाली फाइल शेयर कर दो, मतलब तो वो ओपन नहीं हो रही थी आपके पास। अब पूरा मैंने जब फोल्डर शेयर किया तब ओपन हो रहा है आपके पास। अच्छा, उस पार्ट में क्या मतलब सिर्फ यही था जो आपके फोल्डर था या फिर बाकी सारे और काफ़ी सारे यानी सेव हुए थे? नहीं, वो मैंने सिर्फ यही पार्ट भेजा था इधर से ही सेव करके ना, PRT जो भी इसका नंबर था, तो वो बस आपके साथ शेयर किया था। लेकिन नहीं, अब जो शेयर मैं की कह है रहा हूँ पूरी। कि जैसे ये पार्ट 1 पार्ट 2 है ना ये आपका, तो जी। पार्ट 2 के अलावा कोई और भी सेव था पार्ट 2 के नाम से उधर? नो सर।
बाकी फाइल्स के तो मैंने नेम रखे होते हैं जो जो टास्क मैं करता रहूँ साथ साथ। चलो अब ये आपके पहले आपके सामने नहीं ओपन होता था, अब आपके सामने ओपन हो गया। ठीक है, तो सर अब मिल जाएंगे नंबर? चलो मैं देखता हूँ, मैं करता हूँ कुछ कर लूँ। अच्छा हाँ, अब चलते हैं उसकी तरफ कि क्या चीज़ें होंगी। अच्छा, सबसे पहले आप लोगों ने सेव कैसे करना है। जैसे आप देख लो, आप सारे खुद ही इधर आवाज़ मेरी सबको क्लियर है? यस सर। बना रहा हूँ न्यू फोल्डर और कैड लैब 7 के नाम से मैंने न्यू फोल्डर बना लिया। इसको मैंने सेव करूँगा डेस्कटॉप कैड लैब 7 और मैंने कोई चीज़ चेंज नहीं की, सिंपली ओके प्रेस कर दूँगा। ठीक है, इसको मैं करता हूँ बंद। इसको मैंने क्लोज कर दिया। ओपन डेस्कटॉप कैड लैब 7 पार्ट 1 है, ये मेरे पास ओपन हो गया। ठीक है, इसका मतलब पार्ट मेरा सही है। और कैड लैब 7 में जाऊँगा, क्लिक किए इधर, राइट क्लिक करो, ऐड और कई कर सकते हो या फिर रार फाइल वाला कर दो। तो सिंपली आपकी पीआरटी वाली आपकी जिप वाली फाइल यानी इसमें बना दी ना, कंट्रोल वी। तो ये आपने जिप फोल्डर उसने खुद ब खुद बना दिए मेरे लिए। ठीक है, तो आपने इस तरह भेजना है मुझे जिप सर फोल्डर एक में दफा रखना है। दोबारा बता दें। ठीक है, आपने क्या करना है, जो भी जिस जगह आपका पार्ट पड़ा हुआ है, राइट क्लिक करो, ऐड टू PRT0001 का जो भी नाम है .prt.rar फाइल है, यहाँ पर क्लिक कर दो। वो आपके लिए उसी पार्ट के साथ एक रार फाइल बना देगा। ठीक है, यहाँ पर कंट्रोल भी कर दो। तो कुछ यानी बुक सी बनी है, उसको अटैच किया हुआ तो उसने, यानी जिप फोल्डर है ये आपका। आप इसको आप नेम कर सकते हो कुछ भी आप देना चाहो तो। ठीक है, अब आपने नेम इस फोल्डर को दिए, अंदर इसको नहीं छेड़ा आपने, उसका नाम अभी तक है पार्ट 1 है। ठीक है, पहली चीज ये। दूसरी चीज आपने और क्या करना है, ये चीज सबको क्लियर है? किसी ने दोबारा पूछना मुझसे पूछ ले। सर एक दफ़ा और मुझे बताएं। ठीक, एक दफा और बताते हैं, और वो ये है कि आपने जो पार्ट, यानी मुझे मिसाल के तौर पर मैंने कहा था आपने ये पार्ट 1 सेंड करना है, .prt वाली फाइल है ना, इसका मैंने नाम ही चेंज किया। अच्छा, बाज अक्सर क्या करते हैं कि जैसे अब ये पार्ट मेरे पास चेंज हो गई है, यहाँ पर इसी का नाम चेंज कर लेते हैं अपने यानी रैग नंबर के साथ। तो वो बाज औकात वो नहीं कंसिडर करता, मैं आपको बता रहा हूँ। जो पार्ट 1 के नाम से उसने फाइल सेव आपने की है, तो यहाँ से जाके रीनेम करके आपने इसको नेम ही करना। समझ आ गई ना आपको? यस सर। तो एक दफ़ा फाइल आपकी सेव होगी तो वो बस सेव होगी, जो नाम है उसको वही रहने दो। सेकंड, ये राइट क्लिक करो, ऐड टू .rar वाली जो आती है, इधर क्लिक करो, वो खुद ही आपकी रार फाइल बना लेता है। इसको रीनेम करना है तो कर लो, जो भी आपका रैग नंबर है। ठीक है, और ये मुझे बस सिंपली यहाँ से मतलब अपलोड कर दो मुझे यही यही वाली फाइल। एक चीज़ होगी। दूसरी चीज़ क्या है, अगर बाद लड़कों को खैर शौक होता है कि हर पार्ट के साथ अपना नाम लिख रहे होते हैं, BME रैग नंबर ये है, रैग नंबर ये है। उसका क्या है कि जो भी आपका पार्ट है यहाँ से, अच्छा वैसे इसको उधर से आप भेजते हैं, एक मिनट। और मैं इसको यहाँ पर आपके सामने करता हूँ एक्सट्रैक्ट हेयर। ये मेरे पास पार्ट यहीं पर खुल चुके हैं। ठीक है, अब मैं क्रिया में गया, डेस्कटॉप, ये पार्ट ओपन। तो ये मेरे पास पार्ट उधर से ओपन हो गया। सही हो गया ना आपके सामने? हालांकि मैंने उस फोल्डर का नाम अपने रैग नंबर से लिखा था, लेकिन पार्ट का नाम नहीं चेंज किया हुआ था। ये बात क्लियर है आप लोगों को? यस सर। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि मिड में आप लोगों ने क्या करना है कि आपकी साइड पर ये सारी है मॉडल ट्री। तो मॉडल ट्री में आपने किसी भी एक कमांड को लेना है, या तो उस पर डबल क्लिक कर लो या राइट क्लिक करके रीनेम करो और अपना रैग नंबर लिख दो। ठीक हो गया, ये आपका रैग नंबर है।
ठीक है सर। ये फाइल आप सेव कर, ये शुरू में कर लो, यानी कोई एक कमांड लेके, सही है, ताकि चीटिंग का बाकायदा वो ना रहे, ताकि आप अगर एक दूसरे से कॉपी भी करो तो मतलब इस चीज़ में फंस जाओ। ठीक है, तो ये आप लोगों ने करना है लास्ट में। ये हो गया आपका रैक नंबर का बता दिया, मॉडल सी वगैरह में सारा कुछ हो गया, फाइल सेविंग का बता दिया। मिड टर्म की तरफ चलते हैं। रैक नंबर में आपने मतलब इसी तरह करना है, ठीक है, ये लाजमी आप लोगों ने करना है। ये चीज़ होगी और .rar फाइल मुझे सेंड करनी है। अच्छा, और आपकी क्लास में सर टाइम से कितना लॉट होगा सर? टाइम का भी मुझे बताया ही नहीं है, वो कह रहे थे कि आपको बता देंगे, मुझे जैसे पता चला मैं बता दूंगा आपको। सर आसान दे दीजिएगा, मुश्किल मत दीजिएगा। अभी तो खैर आपको क्विज वगैरह में बहुत बहुत आसान ली है मैंने। सर मिड भी आसान ले लीजिएगा ना, मिड में कोशिश करूंगा आसान ले लूँ। क्योंकि सर उसमें तो टाइम भी थोड़ा ही होगा, 1-1.5 घंटा ही होगा। हाँ, इतना ही होगा। चलो मैं देखता हूँ, अभी खैर मैंने बनाया नहीं है, लेकिन सर उस सबसे हिसाब से पहले दीजिएगा ना आसान। जी। मैंने कहा सर 1-1.5 घंटे के हिसाब से आसान दे दीजिएगा। हाँ चलो देखता हूँ, लेकिन जैसा आज का क्विज होगा उसी किस्म का यानी कुछ होगा। आज तो खैर बिल्कुल बच्चों वाला दिया हुआ है। अच्छा, लास्ट टाइम जिन्होंने की थी चीटिंग वो कौन से थे, उन्होंने नाम जो नोट किए हुए थे, तो 1 2 3 3 लड़के एक थे और बाकी मिला में 4 एक थे। तो सबसे पहले क्विज इन्हीं की चेक, क्विज कह रहा हूँ, मिड टर्म इन्हीं की चेक होंगी, ठीक है, और फिर मैं इन्हीं को रेफरेंस रख लूंगा, क्योंकि आपने तो खुद जाहिर है सामने काम करना है ना, चीटिंग वगैरह तो आप लोग करते ही नहीं है, यही बात है। सर हेलो सर जी जी। जी जी। सर जी पिछली लैब में आपने कहा था कि तुम एब्सेंट थे, इस वजह से तुम्हारे 0 मार्क्स है। सर मेरी लाइट गई थी, मैंने 11 बजे तो मतलब आई है, तो फिर लैपटॉप ऑन करके, वो बैटरी वगैरह नहीं है सर लैपटॉप में, वो सीधा डायरेक्ट चलता है। मैंने आपको कहा था, आपने कहा नहीं जी आपका वो एब्सेंट थी, इस वजह से आपके 0 मार्क्स। कौन सा नाम है, हसनैन अरशद सर। आपका केस भी देखता हूँ। पूरे नंबर नहीं सर, अगर तो पार्ट ठीक है तो कुछ नंबर तो दे देना सर, 0 तो ना दे, पहला कुछ भी नहीं सही हुआ। वो सामने आएगा तो फिर देख लूंगा ना, अगर तो आप क्लास के दरम्यान मुझे पता चला वाकई आप प्रेजेंट रहे हैं तो फिर आपको नंबर मिल जाएंगे फिर। नहीं ना सर, प्रेजेंट था ही नहीं, आपको इसलिए तो कहा है कि सुबह से लाइट गई थी, 11 बजे सर लाइट आई, तब तक तो आपकी लैब खत्म हो चुकी थी। हाँ, तो वही तो मैं भी कह रहा हूँ कि ये कैसे हो सकता है, आप प्रेजेंट थे ही नहीं, मैं आपके नंबर कैसे लगा लूँ फिर, मतलब आप लोग बिल्कुल वही बात कर रहे हो ना फिर। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, 1 मिनट। स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को अभी, विजिबल है? जी सर। यस सर। यस सर। अच्छा, अब आप लोग एक चीज़ देखो, S2 अटेंडेंस रिपोर्ट के नाम से एक सेपरेट फोल्डर है, और ये S3 का करता हूँ, ये अटेंडेंस रिपोर्ट, इसमें से किसी की भी रिपोर्ट है। अब ये जो रिपोर्ट है इसको आप चेक करना, आप नजर आ रही है आपको? जी सर। यस सर। यहाँ पर यस सबके सर। नाम है, और सबके नाम के साथ उनकी ड्यूरेशन है कि वो कितना कितना यहाँ पर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको दो दरम्यान में नजर आ रहा है, 4 सेकंड और 5 सेकंड, और वो कौन है? एतना जागता है, डिप्टी रजिस्ट्रार है हमारे, तो वो एक तो हमारी लैब्स के दरम्यान लाजमी आते हैं। सेकेंडली चीज़ क्या है कि अगर वो आते हैं, ये रिपोर्ट जाती है सीधा उनको, यानी इस में कोई भी चीज़ चेंज नहीं करता, ठीक हो गया ना, ये सारी रिपोर्ट जाती है उनको, और वो फिर मतलब हम अटेंडेंस भी पोर्टल पर अपलोड करते हैं। एक बंदा अगर प्रेजेंट है नहीं, मैंने उसकी प्रेजेंट लगाई है, मतलब ये सारा कुछ कर रहा हूँ, या फिर उसको क्विज में नंबर दे रहा हूँ, तो कैसे कैसे होगा फिर? सारी चीज़ें तो पोर्टल पर अपलोड हैं, अगर आपको कि हाँ ये चीज़ें वो कंसिडर नहीं करते तो मैं कैसे, तो वहाँ वो कर भी सकते हैं फिर। तो ये सारा मतलब आखिर में आंसरेबल तो मैं होऊंगा ना फिर, आप तो इधर से कह देते हो जो भी मसाइल होंगे, मैं कहता हूँ हाँ बिल्कुल सारे होंगे, किसका लैपटॉप नहीं चल रहा, किसी ने कुछ भी किया हुआ है, किसी का टूट गया है, जो कुछ मर्जी है, बिल्कुल सही होगी आप अपनी जगह। मेरा बताओ मैं क्या करूँ, मेरे सामने तो जो चीज़ होगी मैं उधर ही करूँगा ना फिर। सर फिर एक्स्ट्रा क्विज ले लेना मिड के बाद। एक्स्ट्रा क्विजीज लूंगा ना यार, मैंने मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, एक्स्ट्रा क्विजीज मैं यही सोचा हुआ है कि उससे क्या कहते हैं, मिड के बाद हर लैब में आपका एक क्विज ले दूंगा। मुझे शौक तो नहीं, मैंने शुरू में भी आपको कहा था कि मुझे नंबर नहीं काटने हैं आप लोगों के, लेकिन पता नहीं क्यों आपको समझ नहीं आ रही। जिसने थोड़ा सा भी काम किया मैंने उसको, जितने अगर मिसाल के तौर पर थोड़ा सा किया हुआ है, 2 नंबर बनते थे, मैंने उसको वहां पर 4 नंबर दिए हैं। सही है ना? सर अभी मेरा क्विज ओपन हो गया, मुझे मिल जाएंगे? हाँ, मैं आपका केस कंसिडर करता हूँ।
हसनैन आपका तो अगर आप उस लैब में अगर थोड़ी देर के लिए भी प्रेजेंट होते ना तो मैं आपका क्विज कंसिडर कर लेता, लेकिन आप मेरे ठीक जिन है लिए बच्चों सर, ने कॉपी ठीक किया है था सर, कोई सर, उस मसला लिस्ट नहीं। में सर मेरा नाम था सर, हालांकि सर मैंने किसी को दिया भी नहीं था, और सर किसी से कॉपी भी नहीं किया था मैंने सर। उसामा आपका मैं कर रहा हूँ, आपको मैंने नोट किया ना मैंने, हाँ मैंने आपका नोट किया हुआ है, तो मैं आपका चेक करता हूँ। अभी जब आप लोग क्विज कर रहे होगे ना मैं उसी दौरान ही आपका चेक करता हूँ। अच्छा, सर ये अपने मार्क्स कहाँ पे अपलोड किए हैं? अभी आपके पोर्टल पर किए ही नहीं आप लोग। तो ये लड़के फिर कहाँ से देख के बता रहे हैं कि आपने 0 लगा दिए हैं? उनको मैंने रिटर्न किया हुआ टीम्स में, सर मुझे नहीं इनको बल्कि टीम से रिटर्न नहीं किया हुआ, इनको मैंने बताया है, इनके लास्ट टाइम मैंने नाम कॉल किए थे रैग नंबर। ओके सर। सर अच्छा और एक और, जिसके पार्ट अच्छा उसकी तरह हाँ आप हाँ बता सकते हैं? एक मिनट एक और चीज़ इंपॉर्टेंट याद आ गई रिपोर्ट्स के मतलब। लैब 7 की रिपोर्ट आपने सबमिट करानी है, आज क्या है वेडनेसडे है ना, तो कल तक आपको लाजमी करवानी होगी, ठीक है? सर क्योंकि लैब मिड 6 तक कर दें सारी? नहीं लैब 6 तक नहीं, लैब 7 तक करें ना, सर मिड लैब से 6 पहले। तक का सर लैब 6 तक कर देते हैं सर, एनसिस का ये भी सर जो प्लीज सर। टीएम का भी उन्होंने भी 6 तक कर दिया सारा, क्योंकि आगे टाइम नहीं था, फिर वो वीक का टाइम नहीं दे सके तो उन्होंने 6 तक का है, कर लो सर अगर आप भी कर दें तो। अच्छा चलो यार 6 तक ही कर दो, फिर मैंने एसडी को बोला है कि उन्होंने 7 तक करना है, चलो फिर मैं उनको भी बोल देता हूँ। यानी ठीक सर है फिर जो 6 आपने तक अपलोड करके करनी है ना, 6 हाँ तक वो एक और कंसिडर। चीज़, 6 तक करके आप भेज दो सारे, कुछ को शुरू में नंबर मिले हुए हैं 0, लैब 1 में, लैब 2 में, लैब 3 4 जिसको नंबर मिले हुए हैं ना 0, तो उसमें आखिर में ये आपने ये करना है कि लास्ट यानी लैब 6 में जब आप मुझे सेंड करोगे तो पिछली 5 लैब्स की भी आपने साथ भेजनी है, ये मैंने आपको शुरू में बताया हुआ है। तो उसमें से मिसाल के तौर पर मैं हर एक के मतलब देखूंगा, अगर 6 लैब्स उसकी पूरी हैं तो मैं वहीं पर आपका नाम नोट कर लूंगा, और फिर मैं आपके पहले वाली लैब्स में जाऊंगा जिसके वहाँ पर 0 हुए, तो मैं इसी के अकॉर्डिंग उसको नंबर दे दूंगा। ठीक हो गया ना? ओके सर, थैंक यू सर। तो मैंने तो खैर आपकी अच्छी सोचा हुआ है, मुझे नहीं समझ आ रही कि आप मतलब क्या कर रहे हैं। अच्छा इसलिए वो रैग नंबर जो थी 096 मैंने इसलिए आपको रिप्लाई नहीं किया, ठीक है? मुझे सारे लेबल में 0 मिले कि क्या चीज़? सर, मेरे सारे लेबल में 0 है सर। तो आपने मुझे सेंड किए? सर मेरे लैपटॉप में इंस्टॉल नहीं हो रहा सर, इस वजह से बना ही नहीं। तो अब मैं आपको हवा में नंबर दे दूं, यानी दूसरे जो अगर कुछ मेहनत कर रहे हैं तो उनका क्या कसूर है फिर? आपके मतलब लैपटॉप में सेव नहीं हो रहा, जो कुछ मर्जी नहीं हो रहा, तो उसका फिर मैं क्या करूँ? कल को आप कहोगे कि सर मतलब नहीं है, मैंने मिड टर्म नहीं दिया तो आप मुझे नंबर दे दो, तो मैं उठा के आपको 15-20 नंबर वैसे ही दे दूँ, फिर साथ दूसरों के साथ ज्यादा नहीं कर सकते ना फिर। तो ये आपने खुद करना है, मेरे पास जिसकी चीज़ आएगी नंबर उसको मिल जाएंगे। अब इतना ही आपके साथ कोऑपरेट कर सकता था। अच्छा यही है कि मतलब लैब्स आपने सारी भेजनी है, लास्ट में मैं आपको कर लूँगा, ठीक है? सबके नंबर्स मिल जाएंगे आपको।